हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 1 जो सॉल्यूशन है उसकी PYQ सीरीज चल रही है, तो उसमें मैं अभी थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? द वेपर प्रेशर्स ऑफ A and B at 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 mm मर्करी एंड 25 mm मर्करी रिस्पेक्टिवली। पहले इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। देखिए, एक तरफ आपके पास A लिक्विड है, एक तरफ आपके पास B लिक्विड है। ठीक है, A जो लिक्विड है उसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा इस टेम्परेचर पे, कितना है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली जो B लिक्विड है उसका अपना वेपर प्रेशर होगा 25 डिग्री पर, कितना है 25 mm। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई है। अब इसके बाद इफ A and B आर मिक्स्ड सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन द मिक्सचर इज 0.4। क्या कह रहा है वो कि अब आपने A लिक्विड और B लिक्विड को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो जब आप मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बना उसमें A के मोल फ्रैक्शन कितने दिखा रहा है, वो 0.4। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, B कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन निकालना है, बट किसमें, वेपर फेज में। तो पहले ना इस चीज को समझ लेते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं। देखिए, आपने ना एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें आपने A एंड B दोनों ही क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। ठीक है, इसमें क्या है आपका A प्लस B, दोनों लिक्विड मिक्स है। अच्छा, जब आपने ना मिक्सचर बनाया तो इसमें A के अपने कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे और B के अपने मोल फ्रैक्शन होंगे। तो A के मोल फ्रैक्शन को आप कैसे लिखेंगे, XA, ठीक, और B के मोल फ्रैक्शन को आप कैसे लिखेंगे, XB। ये क्या है हमारा, दोनों के दोनों लिक्विड फेस, मतलब ठीक है, जब ये दोनों लिक्विड मिक्स है तो हमारे A के मोल फ्रैक्शन इतने हैं और B के इतने हैं। ठीक, आपको ये दिया हुआ है 0.4 क्या है, XA की वैल्यू दी हुई है। ठीक, अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, देखो अब A के अपने पेपर्स बनेंगे, ठीक है, सिमिलरली B के भी अपने पेपर्स बनेंगे। तो यानी कि वेपर फेज में भी आपका क्या प्रेजेंट है, A एंड B। ठीक, तो A के भी अपने वेपर्स हैं, B के भी अपने वेपर्स हैं, तो वेपर्स का मिक्सचर हो गया अगेन। तो यहाँ पर जब भी मिक्सचर हो जाता है तो मोल फ्रैक्शन हम देखते हैं। ठीक है, तो A कंपोनेंट के वेपर फेज में कितने मोल फ्रैक्शन है, वो बाई A से डिनोट होता है। तो बेसिकली बाई A जो है ये भी मोल फ्रैक्शन है, लेकिन उस कंपोनेंट का, लेकिन इन वेपर फेज, मतलब यहाँ पर जो ऊपर प्रेजेंट है वेपर्स। ठीक, सिमिलरली जो B कंपोनेंट है उसके जो मतलब वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो उनका जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो ये बाई B से डिनोट करना है। तो आपको दिया तो ये है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट ये करना है। ठीक, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट विच इज 0.4। ठीक, और आपको ये पता होना चाहिए, एंड वी नो दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स, मतलब जो भी जितने भी कंपोनेंट्स दिए होते हैं उन सभी का अगर मोल फ्रैक्शंस का हम क्या करते हैं, सम कर दें, तो कितना आता है, हमेशा 1। अब आपको दो कंपोनेंट्स दिए हैं तो दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम होगा। अगर 3 कंपोनेंट्स दिए जाते तो 3 कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता। ठीक, तो ये हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है, कि जितने भी हम कंपोनेंट्स लेते हैं उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक, तो यहीं से हम क्या निकालेंगे, हेंस तो अब आपको ये पता है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A दिया हुआ है 0.4, मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे कैसे, इसको इधर ले जाके माइनस करके मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट कितने आ गए, 0.6। अब इसका यूज क्या है, यूज देखिए क्या है, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है, बोलता है जो किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन एंड उसकी जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था उसके प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब देखिए, जो मैंने अभी बताया ना, जैसे एक कंटेनर में आपका क्या है, मिक्सचर है A एंड B, ठीक है, A एंड B दोनों मिक्सचर है। तो अब इसके जो वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, A एंड B के, तो जो A के जो वेपर्स बन रहे हैं उनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, B के जो वेपर्स बन रहे हैं उनका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो राउल्स लॉ ये स्टेटमेंट देता है, ठीक है, कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो इज इक्वल टू होता है किसके, जो मोल फ्रैक्शन है और उसके मतलब जो प्योर स्टेट, जो उस कंपोनेंट को अगर हम प्योर स्टेट में रखें तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। सिमिलरली हम P भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.4 है, मल्टीप्लाई हमें प्योर स्टेट वाला जो वेपर प्रेशर दिया था वो कितना था 75। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अभी हमने कैलकुलेट करा वो कितना आएगा 0.6 और मल्टीप्लाई में जो प्योर स्टेट वाला जो वेपर प्रेशर वो कितना है हमारा 25। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका विच इज 45 mm मरकरी। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, आगे इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर निकल कर आया था बी कंपोनेंट के लिए वो कितना आया था 15 mm। ठीक है, और हमारा टोटल जो हमने कैलकुलेट करा था वो कितना आया है 45 mm मरकरी। अच्छा, अब ना क्या करना है, देखिए अब ना ये स्टेटमेंट यूज करिए। अब ये कहाँ से आया मैं बता देती हूँ, ये आया हमारे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये स्टेटमेंट कहाँ से है, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये डाल्टन्स लॉ का जो पार्शियल प्रेशर है वहाँ से आया है। मतलब अब इसका मीनिंग समझेंगे। देखिए, जब ना कोई भी दो कंपोनेंट मतलब गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी एक कंपोनेंट का वो इज इक्वल्स टू होता है उसका जो वेपर फेज में, मतलब कि जो गैसियस स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है उसका, और मल्टीप्लिकेशन किसका, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पार्शियल वेपर प्रेशर हमने निकाल रखा था 15। ठीक, अब क्या है हमारे पास वाई बी, यानी कि ये यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो इसको ना मिक्स मत करना राउल्स लॉ के वेपर प्रेशर से। देखो, जो राउल्स लॉ में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कंपोनेंट यहाँ पर जो मतलब जो मोल फ्रैक्शन होते हैं वो लिक्विड फेज के होते हैं, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर पी टोटल है डाल्टन्स लॉ में, वहाँ राउल्स लॉ में क्या होता है प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप दो कंपोनेंट जो कि गैसियस फेज में अगर उनको मिक्स करते हैं तो उस टाइम पे जो मतलब प्रेशर हम मेजर करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, 15 और 45 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट के निकालिए, इसका आंसर आ गया हमारा 0.33। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन वेपर फेज कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 30 gram of urea is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if the vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm mercury। देखो, यहाँ पर एक सॉल्यूशन तैयार करा गया है, किसको डिसॉल्व करा गया है, यूरिया को डिसॉल्व करा गया है, वाटर में डिसॉल्व करा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूरिया है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, और जो वाटर है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक, तो हमें वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है। जब भी हम एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो राउल्स लॉ यही कहता है कि जो हमारे वेपर्स बनेंगे वो किसकी वजह से बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से बनेंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर निकल कर आता है वो सॉल्वेंट का ही प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर मतलब, तो वो मतलब आपको निकालना है, वही आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर ना हमने एक तरफ सिर्फ पानी को लिया होता तो वो हमारा प्योर स्टेट में है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर क्या है 23.8 mm मरकरी एट 298 केल्विन। कहने का मतलब समझिए, जब हम मतलब एक सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में लेते हैं और एक सॉल्वेंट को हम प्योर स्टेट में रखते हैं तो दोनों के जो वेपर प्रेशर है उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, यही तो राउल्स लॉ ने बताया था। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राउल्स लॉ ने क्या बताया था कि किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो इज इक्वल टू होते हैं उसके मोल फ्रैक्शन के एंड मल्टीप्लिकेशन में इसका वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इसके बाद हम फिर वाटर के मोल्स निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पहले मोल्स कैसे निकालेंगे यूरिया के, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोल्स कैसे निकालते हैं किसी भी कंपोनेंट के, गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 30 और मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आएगा 60 ग्राम। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के कितने आ गए 0.5।
ठीक। सिमिलरली हम वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। वाटर का मोलर मास कितना आता है? 18। चलिए, तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 47। यानी कि वाटर के हमारे पास मोल्स कितने आ गए? 47 और यूरिया के कितने आए हैं? 0.5, ठीक है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उस कंपोनेंट की मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखते हैं और नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। तो वाटर के निकाल रहे हैं तो इसलिए वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा? वाटर की मोल्स और यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 0.99। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी क्या आया? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आया, ठीक है। अभी हमारी आगे कैलकुलेशन बाकी है, वो क्या है? राउल्स लॉ। क्या? PA इज इक्वल टू एक्स से P नॉट A। तो PA ही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो x से हमने यहाँ से निकाल लिया 0.99 और मल्टीप्लाई में ये प्योर स्टेट वाला हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ था क्वेश्चन में 23.8। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.5 mm मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन? ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस जो होते हैं राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो हमारे कैसी कैटेगरी में आ जाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो सॉल्यूशन हमारे राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी मतलब उसमें राउल्स लॉ जो होता है वो फॉलो नहीं होता है, तो उसके डेविएशंस ग्राफ आते हैं, तो वो उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो पहले क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, ए ऑप्शन क्या है? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, बी इथेनॉल एंड एसीटोन, सी एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, डी फिनोल एंड एनिलीन। देखिए आपको ना ये एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बुक में आपके ना आपके जो मतलब आइडियल सॉल्यूशंस की लिस्ट अलग दी हुई है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की लिस्ट अलग दी हुई है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, जो कि आपके आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। देखिए वैसे तो प्योर आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं होता है, बट थोड़ा बहुत जो आइडियल सॉल्यूशन के आसपास जो बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, वो है ये। तो इसका आंसर रहेगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। ऑन मिक्सिंग लिक्विड X एंड लिक्विड Y, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। What type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने लिक्विड X को और लिक्विड Y को मिक्स कर दिया है, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। What type of deviation from Raoult's law is shown by the resulting solution? जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला वो उसने किस तरीके का राउल्ट्स लॉ से डेविएशन दिखाया, ठीक है। और what change in temperature would you observe after mixing liquids X and Y? और जब आपने लिक्विड X and Y को जब मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर में क्या चेंजेस आए वो उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ना आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसे जो क्वेश्चन जो पहले था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो बेसिकली ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। अब उसमें भी ना दो कैटेगरी हो जाती है, वो क्या होती हैं अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब देखिए जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, जैसे मतलब हमने क्या करें, दो कंपोनेंट को मिलाया A एंड B, ठीक है। दोनों को मिलाने के बाद हमें वेपर्स मिले A और B दोनों के, ठीक है। अब हम जो वेपर प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है उसके अगेंस्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलती है, सिंपल, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे एक जो A कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन 1 होते हैं, दूसरे के 0। इस पॉइंट पे आपके B कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 1 होते हैं और A के 0, ठीक। ये हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो होती है क्या, जैसे राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का वो इज इक्वल टू होता है, ठीक है, मतलब किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, ठीक। थोड़ा सा साइज थोड़ा सा छोटा है तो दैट्स वाई थोड़ा सा मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है।
इसके बाद सिमिलरली जो हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारा उसका पार्शियल प्रेशर कैसा होगा, वही PV इज इक्वल टू में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई में जो उसका वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट। ये कंडीशन पूरी फॉलो मतलब इक्वल आती है, राउल्स लॉ यही तो राउल्स लॉ फॉलो होता है यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालूं तो वो क्या होगा, P कंपोनेंट मतलब जो A कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्लस में जो B कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है वो, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा जो मतलब जो टोटल प्रेशर है वो सेम आएगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि अगर आप जो A कंपोनेंट है उसका कुछ वॉल्यूम, ठीक है, और B कंपोनेंट जो है उसका कुछ वॉल्यूम ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल A का आपने 25 ml लिया, B का भी आपने 25 ml लिया, दोनों का ऐड करा कितना आया 50 ml, तो वही जो टोटल एग्जैक्टली वही आएगा जो इन दोनों का वॉल्यूम टोटल करके आएगा। दैट मीन्स डेल्टा V मिक्सिंग इज 0। मतलब ये कि जो ऑब्जर्व करेंगे आप वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वो और इनका जो 25 ml ऐड करके आया है वो उन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया था कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक जिनका ग्राफ ना देखो राउल्स लॉ का ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन वाला राउल्स लॉ के हिसाब से ग्राफ होना चाहिए, लेकिन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो थोड़ा सा अलग ग्राफ दे देते हैं। वो ये जो डॉटेड लाइन है ये आपका क्या है, डेविएशन है, ठीक। अब क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव डेविएशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और ऐसे ग्राफ जिसमें क्या है, जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ, नीचे की तरफ आती है, सब कुछ नीचे नीचे शिफ्ट हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब सब कुछ पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये कि जो उसका पार्शियल प्रेशर है वो ग्रेटर देन होगा हमेशा जो इसका प्रोडक्ट है ना, मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट वाला जो वेपर प्रेशर, इनके प्रोडक्ट से ज्यादा ही आएगा आपका जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ दैट कंपोनेंट। सिमिलरली बी कंपोनेंट का भी पार्शियल प्रेशर ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट बी, मतलब बी कंपोनेंट मल्टीप्लाई प्योर वेपर प्रेशर। तो जबकि राउल्स लॉ में ये चीज इज इक्वल टू मतलब इक्वल आ रही थी, ठीक है, इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं आ रही, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, ठीक, तो ये PA PB ज्यादा होगा। सिमिलरली जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो PA प्लस PB के बराबर नहीं होगा, वो उससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली जो वॉल्यूम हमारा जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो हमारे A कंपोनेंट और B कंपोनेंट के वॉल्यूम को मिलाकर जो वॉल्यूम बनता है उससे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो गया। अब हमारा नेगेटिव डेविएशन, ये सब कुछ नेगेटिव डेविएशन है ना, मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो जो ये नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ है इसमें क्या कंडीशन फॉलो होती है, इसमें जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लेस आएगा, मतलब कम आएगा, नेगेटिव, यहाँ से आप याद रख सकते हैं नेगेटिव आएगा, मतलब कि नेगेटिव डेविएशन मतलब कि लेस आना, ठीक है। तो लेस आएगा किससे, जो उनका प्रोडक्ट है इसका मोल फ्रैक्शन और प्योर वेपर प्रेशर है उससे। सिमिलरली बी कंपोनेंट का, सिमिलरली आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम आएगा इन कंपैरिजन टू जो सम है इनका, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स है उसके सम से कम आएगा। सिमिलरली जो हमारा टोटल वॉल्यूम जो होगा वो कम आएगा अगर हम A कंपोनेंट का वॉल्यूम और B कंपोनेंट के वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, उससे कम आएगा हमारा वॉल्यूम। तो हमारे क्वेश्चन में यही तो था कि हम ना एक ऐसा सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करा है जिसमें A कंपोनेंट B कंपोनेंट दोनों ने मिलकर क्या करा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो दैट मीन्स उसने यही बोला था कि कौन सा डेविएशन दिखा रहा है राउल्स लॉ से, तो आपका आंसर आएगा इट शोज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इसके बाद ना हम देखेंगे कि टेम्परेचर में हमने क्या चेंजेस ऑब्जर्व करे, ठीक है, तो उसका आंसर अभी हम देखते हैं। देखिए अब टेम्परेचर के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका आंसर देखिए कैसे देना है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन का मैंने ग्राफ बता दिया था और कुछ कंडीशंस भी बताई थी। एक और कंडीशन होती है, वो क्या होती है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना उसमें डेल्टा H ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा H क्या है हमारा, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी हमारी कितनी आती है, 0। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में ना डेल्टा V मिक्स भी 0, हमने जो इससे पहले कंडीशन पढ़ी थी डेल्टा H 0। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में
जैसा कि हमें पता है दो टाइप के डेविएशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर भी कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव आएगा। और जबकि नेगेटिव डेविएशन में कैसा आता है, डेल्टा एच मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर कितना आता है, मतलब नेगेटिव आता है। तो आपको शायद पता होगा जो चेंज इन एंथैल्पी है, अगर उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो वो प्रोसेस कैसा आता है, कैसा होता है, एंडोथर्मिक, ठीक है। और अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कैसी होती है आपकी, नेगेटिव, तो वो प्रोसेस कैसा होता है आपका एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो देखिए अभी हमने इससे पहले जो डिस्कशन करा था उसमें हमने देख लिया था कि जो क्वेश्चन था उसमें डेल्टा मतलब जो वॉल्यूम था मिक्सचर वो क्या हो रहा था हमारा, नेगेटिव मतलब लेस हो रहा था। तो दैट मीन्स हमारा जो इसका आंसर था वो क्या था, नॉन आइडल सॉल्यूशन का कौन सा डेविएशन दिखा रहा था, मतलब नेगेटिव डेविएशन। और नेगेटिव डेविएशन में हमारा डेल्टा एच मिक्स कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इस पार्ट का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऑन मिक्सिंग 20 ml ऑफ एसीटोन विद 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स हमने एसीटोन लिया है, कितना लिया है, 20 ml लिया है, और इसके बाद हमने क्लोरोफॉर्म लिया है, कितना लिया है, 30 ml लिया है। अब हम इन दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। वैसे कितना होना चाहिए टोटल वॉल्यूम, 20 + 30, 20 + 30 कितना होना चाहिए, 50 ml। लेकिन अब हमें ये देख लेना है क्या ये जो मिक्सचर है एसिडोन और क्लोरोफॉर्म, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या नॉन आइडियल। तो अगर आप इसे देखेंगे तो एसिडोन और जो क्लोरोफॉर्म मिलके है नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 50 तो आएगा नहीं हमारा आंसर, तो 50 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और 10 भी वैसे भी नहीं आएगा। 10 तो सब्ट्रैक्शन करके आया जो कि किसी भी तरीके से वैलिड नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही हट गया हमारे पास, या तो लेस देन 50 ml आएगा या ग्रेटर देन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरोफॉर्म और जो एसीटोन है ये ठीक है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आते हैं, लेकिन कौन सी कैटेगरी में, पॉजिटिव डेविएशन वाले में या नेगेटिव डेविएशन वाले में। तो ये क्लोरोफॉर्म और जो एसीटोन है ये हमारे नेगेटिव डेविएशन के कैटेगरी में आते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में क्या होता है कि वॉल्यूम जो हमारा नेट वॉल्यूम यानी कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम जो होता है वो हमारा लेस देन होता है किससे, जो हमारा ए कंपोनेंट का वॉल्यूम है उसमें अगर हम बी कंपोनेंट के वॉल्यूम को प्लस कर देते हैं, यानी कि जो हमारा जो नेट वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम, वो कितना आएगा हमारा 50 ml से कम आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा, ए, ठीक है। तो हमारे आज इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और व्हाट आर फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।